नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने ही पसंदीदा कार्यक्रम रियल बाजार में। और मैं हूं आपकी दोस्त तन्वी। करती हूं दिल से इस्तकबाल अपने तमाम दर्शकों का रियल बाजार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हमेशा हमारी एक कोशिश होती है कि आपको उन तमाम बारीक बातों से रूबरू करा सके जो एक फ्लैट या फिर घर की खरीदारी के समय आपको जानना बेहद ज़रूरी है। कहते हैं भाग्य वालों को ज़मीन जायदाद नसीब होता है। सपना तो हर किसी के आंखों में बसता है घर का, लेकिन हकीकत के धरातल पर उतरता है किसी किसी के। जी हाँ, ऐसे में एक इंसान की जिंदगी की पूरी गाढ़ी कमाई लग जाती है अदद एक घर की खरीदारी में। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि हमसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो अपने घर का चुनाव करते समय, किसी प्रकार की धोखाधड़ी में हम ना फंसे। इसलिए आज की कड़ी में हम आपको उन तमाम बारीक बातों की जानकारी देंगे जिससे घर की खरीदारी करते समय आप रहें सतर्क और जागरूक। तो आइए देखते हैं इसी विषय पर विस्तार से। जमीन की डील हो या अपार्टमेंट में फ्लैट की खरीदारी, आम लोगों की समझ बजट तक ही सीमित होती है। अक्सर देखा जाता है कि आम खरीदार प्रॉपर्टी की डील करते वक्त कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज रहने की वजह भी होती है। आए दिनों समाचार पत्रों में प्रॉपर्टी से संबंधित धोखाधड़ी की घटनाएं आम हो चुकी हैं। ऐसे में वाजिब है कि खरीदार के मन मस्तिष्क में इस तरह के नकारात्मक विचार जन्म लें। अमूमन क्या होता है कि फ्लैट कुछ और दिखाते हैं और बाद में फिर नहीं, इसके पीछे वाला बन रहा है उसमें ले लीजिए, अभी कॉस्ट बढ़ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो ये तो आपको नॉर्मल सी बात है। बचने के लिए आप प्रॉपर नक्शा के साथ उसको रजिस्टर करवाएं, फ्लैट नंबर उसमें डालें और प्लॉट नंबर तो हो सकता है कि कोई बड़ा प्लॉट हो तो 5 उस पर अपार्टमेंट बन रहे हो, तो वो पूरी नक्शा के साथ उसमें आप पेंसिल से ड्राइंग करके और उसको मार्क करके ही उसको रजिस्टर करना। नहीं तो ये भी हो सकता है कि 5 में से किसी और में आपको ट्रांसफर कर दिया जाए। आमतौर पर एक व्यक्ति या तो जमीन खरीदता है या फिर अपार्टमेंट में फ्लैट। दोनों की खरीदारी में सामान्य सी समझ और अधिक से अधिक स्वयं की जानकारी जरूरी होती है। लेकिन जहां तक बात जमीन डील की हो, वहां पर 1-2 स्टेज की वेरिफिकेशन के बाद तस्वीर साफ हो जाती है, जबकि अपार्टमेंट के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। जमीन खरीदते वक्त अगर कुछ सामान्य सी बातों पर ध्यान दिया जाए या कुछ फिक्स फॉर्मेट की जांच कर ली जाए तो धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। ज़मीन की जो रजिस्ट्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसमें 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति का आप ज़मीन परचेज कर रहे हैं, आपको जिस व्यक्ति से बात हो रही है, पहले तो चेक कीजिए कि ज़मीन जिस व्यक्ति के नाम से है वो व्यक्ति से आपको मिलना चाहिए ज़मीन परचेज करने से पहले। कि जिस व्यक्ति का ज़मीन है उस व्यक्ति से मीटिंग हो आपकी, उस ज़मीन वाले से बातचीत हो कि हाँ वो सही में ज़मीन बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, उसका क्या डिमांड है नहीं है। ठीक है, बीच के लोग हो सकता है कि बीच के लोग कोई हों जो आपको ले जाएं, वहाँ तक पहुँचाएं, लेकिन आप पैसा देने से पहले बोलिए कि ज़मीन वाले का जो जिसके नाम से ओरिजिनल वो ज़मीन का डीड है, जिसके नाम से रजिस्ट्री म्यूटेशन है, उस आदमी से हमको मिलवाइए। उस आदमी से भी मिलिए तो नाम पे विश्वास करने की बजाय कोशिश कीजिए कि उसका अपना कोई आईडी प्रूफ हो जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं। मान लीजिए कि कोई भी राजेश या किसी भी के नाम व्यक्ति के नाम से है, हो सकता है वो व्यक्ति जो बीच का आदमी है वो किसी व्यक्ति को बैठा के आपको मीटिंग करा दे कि हाँ यही व्यक्ति है ज़मीन ऑनर है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं वो व्यक्ति वाकई में उस ज़मीन का ऑनर है। उसके लिए बोलिए कि आप अपने आईडी प्रूफ के साथ हमारे साथ मीटिंग करवाइए कि हम देखें कि हाँ वो व्यक्ति वही है जिसके नाम से ज़मीन है, और वो चेक कीजिए। उसके बाद ज़मीन का रजिस्ट्री का पेपर आप चेक कीजिए, म्यूटेशन उसके नाम से है कि नहीं, उसका नाम चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ है। आमतौर पर जो हम लोग की तरफ प्रचलित चीज़ें हैं, खाता नंबर, प्लॉट नंबर इसको बोला जाता है, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, एराजी प्लस किसके नाम से हुआ है वहाँ पर सूचीबद्ध है। इस सब चीज़ का तहकीकात एक रजिस्टर 2 होता है वहाँ, जो कर्मचारी के पास होता है। वहाँ जाइए, डॉक्यूमेंट्स लेकर वो आपको सारा बता देगा। प्रॉपर्टी डील हमेशा से जोखिम भरा रहा है, लेकिन जैसे जैसे अपार्टमेंट बिजनेस
बढ़ रहा है। नए नए बिल्डर्स इसमें आने लगे हैं, वैसे वैसे जोखिम भी बढ़ने लगे हैं और इसका सबसे ज्यादा शिकार एक आम उपभोक्ता होता है। कई बार ऐसी बातें सामने आई हैं कि बिल्डर्स ने ना तो तय समय सीमा पर पोजीशन दिया और ना ही निर्धारित स्थान पर फ्लैट। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि प्रॉपर्टी की खरीदारी एक बेहद जोखिम भरा कदम है और इसमें काफ़ी फूक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम अनेक ऐसी घटनाएं देखते हैं जो इस बात पे मुहर लगाती है कि हाँ, फ्लैट की खरीदारी करते समय या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी की खरीदारी करते समय सतर्कता ज़रूरी है। आखिर क्या है ये जालसाजी, कहाँ फंस जाते हैं लोग, किन बातों की रह जाती है कमी, जिसका अगर आप ध्यान रखें तो आपको इन परेशानियों का ना करना पड़े सामना। बताएंगे इन तमाम बातों के बारे में, आपको ढेर सारी जानकारियाँ देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटने पर आपको मिलेगी इन तमाम बातों की जानकारी। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत आपके खुद के ही कार्यक्रम रियल बाजार में। दोस्तों, जमीन जायदाद, घर या फिर फ्लैट की खरीदारी कोई आम खरीदारी नहीं है, ना ही ये कोई बच्चों का खेल है कि इसे बस ऐसे तैसे निपटा दिया जाए। अतिरिक्त सावधानी, हर एक बात पर गहरी छानबीन के बाद ही इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। ये ठीक हम कह सकते हैं कि इस काम को वैसे ही अंजाम देना चाहिए जैसे यदि आप अपनी लड़की के लिए वर की तलाश करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो हर प्रकार से सुयोग्य हो, उसमें कहीं कोई कमी ना हो। ठीक वैसे ही दोस्तों, अगर आप अपने लिए घर की तलाश कर रहे हैं या फिर फ्लैट की, तो कहीं भी कोई कमी ना छोड़े, चारों तरफ से छानबीन के बाद ही अपने घर खरीदने के निर्णय पे अटल रहें। जी हाँ, तो आइए हम आपको बताते हैं उन तमाम छोटी बड़ी बातों की जानकारी जिससे एक फ्लैट या घर की खरीदारी के समय आपको काफी मदद मिलेगी। घर हर एक का सपना होता है और लोग इसे साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन आए दिनों प्रॉपर्टी संबंधित धोखाधड़ी से आम खरीदार सहम चुका है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आम खरीदार करे तो क्या करे। किसी को भी, जो भी खरीदार है, उनको ये देखना चाहिए कि बिल्डर जिस जमीन पे बिल्डिंग बना रहा है उस लैंडलॉर्ड के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज़ कि जो ज़मीन है, जो लैंडलॉर्ड है, उसके नाम से म्यूटेशन है कि नहीं है। तीसरा, ज़मीन पर किसी तरह कोई लोन या किसी तरह कोई डिस्प्यूट्स या उस डिस्प्यूट से चलते किसी भी कोर्ट में केस है कि नहीं है। अक्सर ऐसी घटनाएं उजागर हो रही हैं जब एक ही जमीन कईयों के नाम रजिस्ट्री कर दी जाती है। हालांकि रजिस्ट्री हाईटेक हो चुकी है। सरकार ये दावा कर रही है कि रजिस्ट्री में काफी पारदर्शिता आ चुकी है। बावजूद इसके कई घटनाओं ने इस दावे को खारिज किया है। ज्यादातर तो लोग जैसे डेवलपमेंट एग्रीमेंट जाली करके दिखा दिए, उसमें बहुत सा कुछ जमीन लैंडलॉर्ड की तरफ से भी कुछ दिक्कत होता है, कुछ डेवलपर की तरफ से कुछ दिक्कत होता है, और PRD का नक्शा पारित नहीं है 3 तल्ला पास बना दिए, 4 तल्ला बना दिए, 4 तल्ला पर ले लिए, 5 तल्ला बना दिए। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि PRD जो है आज जो आपकी आज नगर निगम जो विघटित हो चुका है, PRD नगर निगम काम कर रही है, उसको जो है से जो भी वो बने बिल्डिंग बने उस पर भी उसका पैनी नज़र रहे। ये बिल्डिंग जो है से मेरे यहाँ से जो पास किया गया है, इसका जो नक्शा जो पास किया गया है वो इसके अनुसार बना रहा है या नहीं बना रहा है, सबसे पहले तो उसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, यहाँ पर तो पहले जो है सारा चीज़ बन जाता है, उसके बाद प्लान आता है। जबकि यहाँ पर पटना में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सबसे पहले प्लान आए। जानकारों के अनुसार जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया के सरल होने का दावा सरकार भले ही कर रही हो, लेकिन आज भी प्रक्रिया में काफी खामियां हैं, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं।
यहाँ पर जैसे बहुत सा मामला ऐसा आ रहा है कि लोन लिए हुए हैं और जो है से आदमी पता नहीं कौन बैंक से लोन लिए हुए, तो कुछ पता नहीं चल पाता है, तो पता नहीं चलता कौन ले। इसमें भी सरकार को भी एक चाहिए कि इसमें सबसे बड़ी जो है से उसमें क्या करे कि लोन जितना भी सेक्शन होता है सब एक कर दें, सभी बैंक को जो है से एक जगह कर दें। जितना भी लोन ले वहाँ पर जाए, वो नाम दे, खाता नंबर दे, प्लॉट नंबर दे, वो सर्च करे, वो आ जाए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, बैंक पता तो आदमी को संभव नहीं है। अब कोई बोरिंग रोड से लिए हुए, तो कोई दिग्गा से लिए हुए, तो कोई दानापुर से लिए हुए, कोई पंजाब नेशनल बैंक से लिए हुए, तो कोई स्टेट बैंक से लिए हुए, तो पता नहीं कर पाता है। प्रॉपर्टी डीलिंग में लाख खामियों के बावजूद और लाख जोखिमों के बावजूद इस सत्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि रियल बाजार जोरों पर है। दिन प्रतिदिन नए डील हो रहे हैं और कई खरीदार ऐसे भी हैं जिन्होंने इन सारी खामियों के रहते एक गुड प्रॉपर्टी डील की है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा रियल बाजार के जोखिम, इसमें आने वाले उतार चढ़ाव को, साथ ही साथ इसके जो ग्राहक होते हैं उनकी परेशानियों, उनकी स्थिति को भी आपने जाना, समझा और देखा। जी हाँ दोस्तों, ये दिखाने के पीछे हमारा सिर्फ ये मकसद है कि आपसे वो गलतियां ना हो जो इन लोगों से हुई, या जो लोग इस प्रकार की परेशानियों में फंसे हैं वैसी चीज़ों को आप फेस ना करें। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है अपने कार्यक्रम के जरिए, और ऐसी अनेक ऐसी बातें हैं जिसे जानना अभी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी भी ऐसी ढेर सारी बातें हमारे पास शेष हैं, लेकिन फ़िलहाल उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। लेकिन ब्रेक से लौटने के बाद अभी भी बहुत कुछ है खास जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत रियल बाजार में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की थी उन तमाम बिंदुओं की, समझा था हर एक चीज़ को बारीकी से जो एक घर की खरीदारी से पहले जानना ज़रूरी है। जानी थी उन समस्याओं के भी बारे में जो एक घर खरीदारी से पहले, या फिर यूँ कहें एक फ्लैट खरीदारी से पहले अगर अतिरिक्त सावधानी ना बरती गई तो आपके सामने भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, हमारा ये मकसद कतई ये नहीं है कि आपको इन बातों की जानकारी देके भयभीत कर सके और प्रॉपर्टी की खरीदारी से आपको रोक सके। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको आगे चलकर इस प्रकार की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आपको इतना मजबूत कर दें, इतना सतर्क कर दें कि आप खुद ब खुद एक अच्छा डिसीजन ले सकें अपने घर के मामले में। तो घर ज़रूर खरीदें, अपने घर के सपने को ज़रूर पूरा करें, लेकिन थोड़ी सावधानी, थोड़ी समझ और थोड़ी जागरूकता के साथ। बढ़ती जमीन की खरीदारी के विपरीत फ्लैटों की खरीदारी में काफी पेंच होते हैं। अमूमन फ्लैट बुकिंग से पोजीशन लेने तक एक आम खरीदार को परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। जनरली कस्टमर का व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो रेट पे ज़्यादातर बात करते हैं कि हाँ रेट हमको क्या मिलेगा, लोकेशन कैसा है, फ्लोर क्या मिलेगा, वो सब सारा चीज़ बात करते हैं। अगर वो उसके मन के लायक मिल जाता है तो लीगली बहुत सारा चीज़ का जांच पड़ताल नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हमको कम रेट में मिल रहा है या डिस्काउंट हो रहा है, तो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। यहीं पे कस्टमर फंसते हैं या उनसे चूक हो जाती है और जल्दी में हड़बड़ा के एडवांस दे देते हैं। बिल्डर लोग बोलता है कि अभी ये फ्लोर पर यही आपका जो मन लायक चॉइस है, इस पर 2-3 लोग और आ रहे हैं जो एडवांस करने वाले हैं, तो लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से जल्दी में एडवांस दे देते हैं, बुक करा लेते हैं या पैसा दे देते हैं। वहाँ पे आपको वेट करना चाहिए कि नहीं, हम पहले आपका लीगल डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे, जब भी हम पेमेंट करेंगे तो सारा लीगल आपका डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही आपको ये करना चाहिए। फ्लैटों की बुकिंग बिल्डर्स और खरीदार के बीच एग्रीमेंट से शुरू होती है। खरीदार बुकिंग के बाद किसी परेशानी में ना फंसे, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में जरूरी है कि एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो, ताकि एग्रीमेंट के उल्लंघन होने पर न्यायालय का सहारा लिया जा सके। उसका सबसे बड़ी जरूरत है कि निबंधित होना चाहिए। वो सरकार के यहाँ जो से निबंधित होना चाहिए। उसमें जो भी वैल्यू होता है उसका 2% जो है से उसमें मुद्रांक शुल्क के रूप में दिया जाता है, और वो 2% जो है से जब सेल डीड होता है वो डिप्रिसिएशन होता है, वो घट जाता है, उसको घटा दिया।
एग्रीमेंट की लीगल सेंसिटी वैलिडिटी होनी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि एग्रीमेंट में वो सारी मुख्य बातें हो जो आम तौर पर बिल्डर्स और उपभोक्ता के बीच तकरार का कारण बनती हैं। बहुत बार ऐसे भी मामले आए हैं जब बुकिंग और पोजीशन के बीच समय सीमा की अवधि अधिक हो जाती है। बिल्डर्स समय सीमा पर खरीदार को फ्लैट की चाबी नहीं सौंप पाते। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अगर उपभोक्ता के पास वैलिड एग्रीमेंट है तो कोर्ट की शरण में वो जा सकता है। मान लीजिए हमारे और बिल्डर के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि 2 साल के अंदर फ्लैट का पोजीशन हमको बायर्स को मिल जाएगा। बायर्स ने जो भी एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन था उसको फुलफिल कर दिया। इसके बावजूद भी बिल्डर बायर्स को, उपभोक्ता को फ्लैट पोजीशन नहीं कर रहा है। उस स्थिति में आप एक लीगल नोटिस बिल्डर्स को देंगे कि आपका ये टर्म एंड कंडीशन था, उसके अनुसार मेरा जो भी लायबिलिटीज था मैंने सारा फुलफिल किया, इसके बावजूद आप मुझे पोजीशन नहीं दे रहे हैं। एक नोटिस देंगे, इंटीमेशन देंगे। लीगल नोटिस मीन्स इंटीमेशन कि आपका टर्म एंड कंडीशन था उसको आप ख़त्म हो रहा है, सारा लायबिलिटीज हमने कर दिया, इसके बावजूद आप क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके लिए एक इंटीमेशन दीजिए। उस इंटीमेशन में कुछ समय निर्धारित कर दीजिए, 15 दिन के अंदर उसका जवाब दीजिए। अगर वो 15 दिन के अंदर पोजीशन नहीं देता है तब आप एप्रोप्रिएट कोर्ट जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ एक आप कंप्लेंट केस कर सकते हैं कि हमारा सो एंड सो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट का सारा फुलफिल मेरे तरफ से हो चुका है, बट ऑन पार्ट ऑफ बिल्डर ये अपना जो भी इनका लायबिलिटीज़ है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इससे चलते मैं आपके पास एक कंप्लेंट केस करना पड़ेगा। वो कंप्लेंट केस से आपका कुछ सर्टेन सेक्शंस हैं 420 में आप जा सकते हैं। फ्लैट खरीदार की समझदारी और पारखी नजरें एनालाइज करने की क्षमता अच्छे और बुरे का एहसास करा देती है। रियल बाजार के इस क्षेत्र में अच्छे और बुरे लोगों की कमी नहीं है। ऐसे में बहुत हद तक ये खरीदार पर निर्भर करता है कि वो डील अच्छे के साथ कर रहा है या बुरे के साथ। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना आप कंपनी को मिले हुए लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे हुए, बिना कुछ जाने पड़ताले किसी के बारे में भी पता कर सकते हैं। जैसे शादी विवाह करने के लिए अगर हम जाते हैं, किसी लड़के को नहीं जानते हैं, उसके अगल बगल से, उसके रिलेटिव से या अगल बगल से उसके बारे में पता करते हैं कि लड़का का कैसा है, क्या है, नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि शादी कर रहे हैं, बेटी का फ्यूचर कैसा होगा, नहीं होगा। उसी तरह से प्रॉपर्टी का भी मामला है। प्रॉपर्टी के बारे में भी आप जहाँ भी प्रॉपर्टी पसंद करने जा रहे हैं, जहाँ भी ज़मीन ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, उसके अगल बगल के लोगों को पता होता है कि ये ज़मीन सही है कि नहीं, लीगली इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस ज़मीन का रेट क्या होना चाहिए। हो सकता है आपको बीच वाला व्यक्ति रेट ज़्यादा बता रहा हो, कुछ भी हो, तो आपको वहाँ जाके एक बार अगल बगल में पता करना चाहिए कि हाँ, जो प्रॉपर्टी आप परचेज करने जा रहे हैं उसका रेट सही है कि नहीं है, लीगली वो सही है कि नहीं है, किसी तरह का उसमें केस तो नहीं चल रहा है, कोई लफड़ा तो नहीं है, किसी बिल्डिंग में स्टे लगा हुआ होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बन के स्टे लगा हुआ रहता है, बीच वाला व्यक्ति आपको आके बेच देता है या बोलता है कि हम कम में दिलवा देंगे, लोग लोभ में फंस जाते हैं। इसी बाजार में ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है जो वास्तविक रूप में बिल्डर्स नहीं हैं, लेकिन मुनाफे की होड़ में इस बिजनेस में आ जाते हैं। ऐसे में ग्राहकों को जागरूक होना होगा, समझना होगा बाजार को समझकर ही खरीदार अच्छा मकान खरीद सकता है, परेशानियों से बच सकता है। इस सब से बचने का वही, जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपका कि वो किस तरह का आदमी है। आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो शौकिया रूप से या देखा देखी बिल्डर बन गए हैं, उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और वो मार्केट को देखते हुए, अभी बहुत सारे ज़मीन हैं जो कन्वर्सन पे मिल जाते हैं, उसमें पूंजी कम लगता है। उसमें होता है कि ज़मीन वाले का 50% शेयर होता है और बिल्डर का 50% शेयर होता है, तो उसमें पूंजी कम लगता है। तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 2-3 फ्रेंड मिल गए, कुछ पैसा मिला है और बिल्डर बन गए। ज़मीन वाले को कुछ पैसा एडवांस कर दिया, उसके बाद जो बाकी अप्रूवल वगैरह में कुछ खर्चा किए और ग्राउंड वर्क स्टार्ट किए, उसके आधार पर ब्रोशर वगैरह छपवा के और बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब उसमें मान लीजिए कि फ्लैट का संख्या ज़्यादा है, 20 फ्लैट है, 30 फ्लैट है, तो उसमें 50% तो ज़मीन वाले का ही शेयर होता है, 50% बिल्डर को सेल करना होता है। अगर वो बिल्डर का सेल नहीं हो रहा है उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपने बुक किया या रेट दिए किया, उस हिसाब से अगर आपका बुक नहीं हो रहा है,
तो उस बिल्डर की अपनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपने पैसे से वो बिल्डिंग कंप्लीट कर पाए। तो जो भी लोग उसमें 2, 4, 5 लोग 10 लोग फंस जाते हैं, उनके साथ आगे प्रॉब्लम होता है कि बिल्डर की आगे की बुकिंग नहीं हो रही है और वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है, तो उस केस में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए जब भी बुक कराएं तो ये सब चीज़ का ज़रूर ये ध्यान रखें कि जो व्यक्ति बिल्डर है, जो काम कर रहा है, जो बोल रहा है कि मैं बिल्डर हूँ, मैं बुक कर रहा हूँ, मैं बिल्डिंग बनाऊँगा, उनका बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें, देखें उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे वो बिल्डिंग बनाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा, ये सब चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। प्रॉपर्टी का बाजार जोखिम भरा होता है और उपभोक्ता के लिहाज से भी कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कई बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि ऐसे अनगिनत बातें और बिंदु हैं जिनको जानना जोखिम से निपटने के उपाय हो सकते हैं, लेकिन ये हर एक उपभोक्ता के लिए संभव नहीं है कि वो सारी बातों को जान पाए और समझ पाए। ऐसे में प्रॉपर्टी खरीदार की स्वयं की समझदारी ही काम आती है। तो दोस्तों, आज की कड़ी में आपने देखा उन तमाम विषयों को ली ढेर सारी जानकारियां घर की खरीदारी या फिर फ्लैट की खरीदारी के विषय में। जी हाँ, एक बहुत ही संवेदनशील विषय है आपके अपने सपनों का घर का धरातल की हकीकत पर उतरना। इसलिए आपको भी उतना ही संवेदनशील होना पड़ेगा। हर छोटे बड़े मामले को लेकर, हर चीज़ को लेकर जांच पड़ताल करनी होगी, ताकि भविष्य में आपको अपने इस जो काम है उस पर गर्व महसूस हो, ना कि आपको रोना आए। जी हाँ, आपकी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि उचित समय पे आप उचित निर्णय लें और सही तरीके से अपने घर के जो काम है ना उसे आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में है कोई सवाल या फिर देना चाहते हैं आप हमें कोई सुझाव, तो आप सभी दर्शकों का खुले दिल से स्वागत है। आपकी मेल का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार, क्योंकि ये दिखाते हैं हमारे प्रति आपका प्यार। तो फटाफट उठाएं कागज और कलम और नोट करें हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलेंगे अगली बार फिर कुछ और बातों के खजाने के साथ, आपके घर के सपनों से आपको और नजदीक लाने के लिए। तब तक के लिए मैं तन्वी अपनी पूरी रियल बाजार की टीम की तरफ से आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।